दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल या मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। प्राचीन इतिहास का यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मौर्य वंश का ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो आप ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस में से हम प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो ऑप्शन ए मौर्य वंश राइट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शंस में से सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। अब आइए हम सभी इसके बारे में डिटेल में की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और मौर्य वंश का शासनकाल 322 बीसी से लेकर 185 बीसी यानी 382 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और मौर्य वंश का शासन 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा था। सेंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सर विलियम जोन्स ने की थी। सेंड्रोकॉट्स, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था, इसकी पहचान सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। हम बात करें अगर चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी की, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान बिहार के पटना के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर बनाया था और पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वण और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनाए गए जैन धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, मौर्य वंश के 3 प्रमुख शासक हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और इसका पुत्र बिंदुसार था और इसका भी पुत्र अशोक था, यानी अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे और बिंदुसार अशोक के पिता थे। इन 3 शासकों को अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया तो मौर्य वंश का कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इस कंटेंट को तैयार करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो और वीडियो आपको यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। दोस्तों, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब आइए हम सभी की पॉइंट में इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। कौटिल्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। फ्रेंड्स, मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंस और इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र और मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस, इन दोनों की तुलना की जाती है। अब इसके साथ साथ ऑप्शंस भी आप याद रखिएगा कि कालिदास की पुस्तक है मालविकाग्नि मित्र और वात्स्यायन की पुस्तक है कामसूत्र और तिरुवल्लुवर की पुस्तक है तिरुक्कुलर, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए हम सभी इसके बारे में डिटेल में की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक पहलुओं के बारे में प्रकाश डाला गया है, यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स से संबंधित था और चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष को शामिल किया गया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के विस्तार में इनकी मुख्य रूप से मदद चाणक्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में इसकी मुख्य रूप से मदद चाणक्य के द्वारा की गई थी और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित था तक्षशिला और यह क्षेत्र शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था मौर्य काल में। आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में मुद्रा का प्रयोग पर्ण के रूप में किया जाता था। फ्रेंड्स रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का अभिलेख था और इसमें यह बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई शब्द का प्रयोग सड़क निर्माण अधिकारी के लिए किया जाता था। एग्रोनोमाई शब्द का प्रयोग सड़क निर्माण अधिकारी के लिए मौर्य काल में किया जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष शब्द का प्रयोग मौर्य काल में गुप्तचरों के लिए किया जाता था और मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जुलाई माह से प्रारंभ होता था। मौर्य काल में विष्टि एक बेगारी थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बेगारी यानी बिना पैसे के कोई काम करता है तो उसे बेगारी कहते हैं। और मौर्य काल में विष्टि एक बेगारी थी। मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता था और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो ऑप्शन डी इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। अब आइए इसके बारे में हम सभी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी यानी 305 बीसी में हराया था और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब इसे आप सभी ऐसे समझिए कि सेल्यूकस निकेटर वर्तमान के ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र का शासक था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में हराया था और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज प्रसिद्ध यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका के नाम से जानी गई। इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था और इसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज की उक्ति थी, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। यानी मेगास्थनीज ने यह बताया था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। ऑप्शन बी बिंदुसार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और यह अशोक का पिता था और डायमेकस भारत इसी के राजदरबार में आया था। अब आइए इसके बारे में हम सभी डिटेल में की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम से राजदूत को बिंदुसार के राजदरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। दार्शनिक को छोड़कर एंटियोकस के द्वारा बिंदुसार के राजदरबार में अंजीर और शराब को भेज दिया गया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्र घात कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यूनानियों के द्वारा बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना गया और जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के राज दरबार में पिंगलवास नाम का एक भविष्यवक्ता था जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था और बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के राज दरबार में पिंगलवास नाम का एक भविष्यवक्ता था। दोस्तों बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। अब इसके बाद हम सभी जो क्वेश्चन करेंगे वे अशोक से संबंधित होंगे। तो आइए हम सभी अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अशोक का शासनकाल आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो ऑप्शन ए अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम सभी अशोक के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक था। उसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री पत्नी देवी थी।
और सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक की प्रथम पत्नी यही थी और इसी से महेंद्र और संघमित्रा नाम से बच्चे पैदा हुए थे। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख में अशोक की एकमात्र रानी कावरूकी का उल्लेख मिलता है और अशोक कावरूकी से प्रभावित था। इंपॉर्टेंट है, अशोक कावरूकी से प्रभावित था। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख में अशोक की एकमात्र रानी कावरूकी का उल्लेख मिलता है। अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी था। अशोक का उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुणाल हुआ था। अशोक सदैव जनता के संपर्क में रहता था और श्रीनगर की स्थापना का श्रेय अशोक मौर्य को दिया जाता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर ली थी और निस्स नामक एक श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुकूल डालने की कोशिश की थी। दोस्तों, अशोक का एक समकालीन शासक भी था। अशोक का समकालीन शासक मिस्र का तुर्मै था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ में बताया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के द्वारा भाब्रू स्तंभ में यह बताया गया था, यह अपने आप को इसमें मगध का सम्राट बताता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके की पॉइंट की, तो अशोक के शिलालेखों या स्तंभ लेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत या ब्राह्मी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख में मुख्यतः प्राकृत और ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया जाता था। स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए थे। पाषाण यानी पत्थरों पर 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त 7 स्तंभ लेख अशोक के पाए गए। दिल्ली टोपरा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम सभी इसके स्तंभ लेख के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली टोपरा यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया था। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि किस तुगलक शासक के द्वारा दिल्ली टोपरा शिलालेख को दिल्ली लाया गया था। तो तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली टोपरा शिलालेख को दिल्ली लाया गया था। यह पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था। लोरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित शिलालेख है, जो कि अशोक से संबंधित था। लौरिया नंदनगढ़ यह भी बिहार के चंपारण में स्थित है। इसे आप सभी ऐसे याद कर सकते हैं कि लौरिया नाम से जो 2 शिलालेख अशोक के हैं वे बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा यह भी बिहार के चंपारण में स्थित शिलालेख है, जो कि अशोक से संबंधित है। प्रयाग शिलालेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। प्रयाग शिलालेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। दिल्ली मेरठ शिलालेख की बात की जाए तो यह पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। अशोक के नाम अशोक का उल्लेख मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक के शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान से भी पाए गए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अशोक के द्वारा आजीविकों के लिए आश्रय गृह के रूप में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। बराबर की पहाड़ियाँ जो वर्तमान बिहार के गया जिले में स्थित है, वहां पर आजीविकों के लिए अशोक के द्वारा आश्रय गृह के रूप में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। अब आप सभी को ऑप्शंस देख के बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा शिलालेख अशोक का उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी कालसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कालसी नाम से स्थित है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अशोक के शिलालेख को पहली बार जेम्स प्रिंसेप नाम से एक अंग्रेज के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। अशोक के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है वह शिलालेख से प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें शिलालेख की यानी रॉक एडिक्ट की, तो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अब आइए हम सभी जानते हैं अशोक के विभिन्न शिलालेखों के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, शहबाजगढ़ी पेशावर जिले में स्थित है। पेशावर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित जिला है, वहां पर शहबाजगढ़ी नाम से अशोक का शिलालेख पाया गया है। मनसेहरा की बात करें तो हजारा जिले में स्थित, यह भी पाकिस्तान में स्थित है।
काल से उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित यह भी एक शिलालेख है जो कि अशोक से संबंधित है। गिरनार शिलालेख गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट है। धौली की बात करें तो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक गांव है, यहाँ से धौली नाम से अशोक का शिलालेख पाया गया है। जौगढ़ शिलालेख यह उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है और अरागुड़ी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। सोपारा की बात करें तो सोपारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित अशोक का शिलालेख है। तो इतने शिलालेख इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। दोस्तों, पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। कलिंग शिलालेख में अशोक के द्वारा यह बताया गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक के मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के पाकिस्तान में स्थित 2 शिलालेख मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से यह साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इन बृहद शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। सांची का स्तूप जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था। दोस्तों, अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई की गई थी और इसे जीत लिया गया था। कलिंग जो कि वर्तमान के उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर अशोक के द्वारा चढ़ाई की गई और इसे 261 ईसा पूर्व में जीता गया। और इस युद्ध के तत्पश्चात भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए अशोक के द्वारा त्याग दिया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। दोस्तों, अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में की गई थी और इस युद्ध से अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक के द्वारा कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन किया गया है। अशोक का 13वां शिलालेख है और इसमें कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, अगर हम बात करें मौर्य वंश के अंतिम शासक की तो ऑप्शन सी बृहद्रथ राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आइए हम सभी इसके बारे में डिटेल में की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और मगध पर इसके द्वारा शुंग वंश की नींव डाली गई और मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कुल मिलाकर 9 राजा हुए थे। तो इसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।